हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही है और उसमें एक नया चैप्टर न्यू सिलेबस में आया है, वो है सैम्पलिंग। निदर्शन, प्रतिदर्श, इस तरह का एक टॉपिक है। तो क्या है इस टॉपिक में 30 एमसीक्यू के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सैम्पलिंग अपना टॉपिक। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड दैट इज कॉल्ड। ओके, इसको पूरे चैप्टर को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, उसी के राउंड राउंड अपनी बातें होंगी, आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो, स्टैटिस्टिक में हम सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम कुछ जानना चाहते हैं, कुछ खोजबीन करना चाहते हैं। सपोज करो हमारा कॉलेज है और हमारे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उनका आर्थिक स्तर कैसा है, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो चूंकि हमारे कॉलेज में 2000 स्टूडेंट टोटल हैं, तो इसे कहेंगे पॉपुलेशन। अब जब हम सर्वे करने जाएंगे तो हम अपने सर्वे में सारे 2000 बच्चों को भी शामिल कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो उनको कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो वो है ही है। और अगर उसमें से हम मान लीजिए 200 बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे कहेंगे सैंपल। तो यानी जो ओवरऑल होते हैं उसे हम स्टैटिस्टिक के पर्पस से कहते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स। और उसमें से जिन बच्चों को हम सेलेक्ट करते हैं, उन पे स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सैंपल। अब इनका पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड, जब पॉपुलेशन यानी जिन बच्चों की बात चल रही है उसमें शामिल प्रति इकाई, हर इकाई की स्टडी की जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अगर हमने केवल 200 बच्चों को छांटा होता और 200 बच्चों पे स्टडी की होती तो उसे सैंपल इन्वेस्टिगेशन कहते। और अगर हम टाइम लगाने को तैयार है, अपनी एनर्जी लगाने को तैयार है, पैसा लगाने को तैयार है, तो इस क्वेश्चन में हमने हर यूनिट की स्टडी की, तो इसे कहेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान। ये आपकी पहली बात हुई। ठीक है, अभी आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। अगर कहता है व्हेन सेलेक्टेड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर स्टडीड, ये उसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन हो गया कि अच्छा, अगर हमने 2000 के 2000 बच्चों को स्टडी नहीं किया, उसमें से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया, उन पे स्टडी की। उन स्टडी मतलब क्या? उनका अर्थमेटिक मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना, कोरिलेशन रिग्रेशन निकालना, कुछ भी जो आप स्टैटिस्टिक में सीखते हो, वो अगर अपन ने ये जो प्रयोग किया उसमें अपन ने 200 ऑब्जर्वेशन लिए या 100 ऑब्जर्वेशन लिए, तो उसे जो हमने लिया उसे कहेंगे सैंपल। उसको लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई उसे कहेंगे सैंपलिंग। और जो हम कर रहे हैं, अब ये जो हम चीजें निकाल रहे हैं, उसे हम कहेंगे सैंपल इन्वेस्टिगेशन। तो जब हमने समग्र मतलब ओवरऑल में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया, तो इसे हम कहते हैं निदर्शन अनुसंधान। इसके लिए निदर्शन वर्ड है, न्यादर्श वर्ड है, प्रतिदर्श वर्ड है। आम भाषा में आप इसे नमूना कहते हैं कि जब हम नमूना लेते हैं, नमूनाकरण भी बोलते हैं, तो इसे सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं जब हम एक सैंपल लेते हैं। ठीक है, कभी आपने सैंपल का नाम कब सुना होगा? जब कोई टीम दिवाली के समय पे, अक्सर अभी ये वीडियो बन रहा है वो भी दिवाली के आसपास ही है, तो उस समय खाद्य विभाग की टीमें आती हैं, छापा मारती हैं। तो जैसे 400 किलो मिठाई है तो वो 400 किलो मिठाई खा के नहीं देखते, वो मिठाई का एक हिस्सा रैंडम यहाँ से उठाते हैं और फिर उसे चक्के देखते हैं या जो भी उनके पैरामीटर होते हैं, वहां से पता लगता है कि भाई ये शुद्ध है या नहीं है। ठीक है, तो वो सैंपल, तभी तो कहते हैं खाद्य विभाग की टीम ने मारा छापा, सैंपल लिए। तो सैंपल लिए, अब सैंपल कैसे लेना है वो भी आज के वीडियो में ही कवर हो जाएगा। तो जब कुछ चुनिंदा इकाइयां ली जाती हैं तो उसे हम कहते हैं सैंपल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में बने रहिएगा। पहले टॉपिक पढ़ रखा है तो क्वेश्चन साथ साथ लगाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहली बार सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए। मेरा हमेशा रहता है कि अगर आप कोई टॉपिक पहली बार पढ़ दें तो पहली बार में प्लेन रीडिंग कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, जाने दीजिए दिमाग में। और अगर रीड कर रहे हैं तो, और अगर वीडियो भी सुन रहे हैं तो पहली बार में आराम से सुनिए, बिना ज़्यादा जोर लगाए। आप कभी गौर करेंगे मूवीज आपको क्यों याद रह जाती है? क्योंकि अपने को उसके बाद कोई एग्जाम नहीं देना होता। मूवीज अपन बस मन भर के देखते हैं,
हालांकि मूवीज़ इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी टेलिंग में होती है, तो मूवीज़ हमें जल्दी याद रह जाती हैं, बड़े लंबे समय तक याद रहती हैं। पढ़ाई उतनी तो देखो इंटरेस्टिंग नहीं होती है, बट फिर भी आप अपने दिमाग को ये आदत दीजिए कि हम बड़े आराम से सुनेंगे इसको, क्या कह रहे हैं सर, सुन लेते हैं। तो आप देखेंगे कि 30 क्वेश्चन कराऊंगा तो 15-20 तो बाय डिफॉल्ट आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, और दूसरी बार अगर पढ़ लिया सुन लिया तो आपको और लंबे समय तक याद रहेंगे, फिर प्रैक्टिस कर ली तो और याद रहेगा। खैर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सैम्पलिंग मेथड विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप बताना कहाँ सैम्पलिंग करना अच्छा नहीं है। इसका इम्प्लाइड मतलब है कि कहाँ पॉपुलेशन मेथड ही अच्छा है। पॉपुलेशन मतलब मेथड मतलब क्या, सभी इकाइयों पे कैलकुलेशन करना। सैम्पलिंग मेथड मतलब क्या, कुछ चुनिंदा इकाइयों पे स्टडी करना। अच्छा, अगर आप एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज निकाल रहे हैं कि भाई एक जो नवजात बच्चा होता है उसका एवरेज वेट कितना होता है, करीबन 2.5 से 3 किलो होता है। तो कितना होता है, अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि भाई भारत में कुपोषण तो नहीं है, या कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड कहीं कुपोषण तो नहीं है, आप देखना चाहते हैं कि नए बॉर्न बच्चे का वजन कितना होता है, तो आप ऐसा नहीं है कि ता उम्र जो बच्चा पैदा होता जाएगा उसको कांटे में लगा के तोलते जाओगे। नहीं, आप सैंपल के लिए एक हफ्ते में जन्मे बच्चे ले लीजिए, एक पर्टिकुलर दिन में बड़ा हॉस्पिटल है तो एक दिन में जन्मे बच्चे ले लीजिए, उनकी एवरेज वेट देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब सैंपलिंग पर्याप्त है। वहां आप पॉपुलेशन स्टडी कर भी नहीं सकते क्योंकि उम्र भर बच्चे तो पैदा होते रहेंगे, तो फिर तो आपका कहे सर्वे कभी पूरा नहीं होगा। तो सैंपलिंग अच्छा रहेगा। ओपिनियन ऑफ वोटर जस्ट बिफोर अ जनरल इलेक्शन। अगर मान लीजिए लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप वोटर्स का मन जानना चाहते हैं, तो एक इलाके में सोचो, एक लोकसभा क्षेत्र में कितने सारे वोटर होते हैं, तो आप किस किस से पूछने जाओगे, हाँ भाई बीजेपी ना कांग्रेस ना कौन सी पार्टी, कितना पूछोगे, नहीं पूछ सकते। वहां पे भी आप क्या होता है, कुछ एक लोगों से पूछोगे। वो आपका तरीका हो सकता है कि आप एक चाय की थड़ी पे जाके पूछ लोगे, एक मॉल में जाके पूछ लोगे, या क्या तरीका अपनाओगे उस पर बात नहीं कह रहे। एक बड़े लोकसभा क्षेत्र में भी संगणना अनुसंधान सेंसस पॉपुलेशन एक से पूछना पॉसिबल नहीं होगा, वहां पे भी आपको सैंपलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ अ प्रेशर कुकर और प्री फ्लाइट चेक ऑफ एयरक्राफ्ट। देखिए इस मामले में आपको एक एक पुर्जा चेक करना चाहिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में मान लो उसमें 10 चेक पॉइंट होते हैं, आपने मान लो 4 ही पॉइंट चेक किए कि 4 ओके हैं तो सब ओके हैं। जैसे मैं बताता हूं, मैं सीए बिरादरी से हूं, तो हम जब ऑडिट करते थे, अब तो मैंने छोड़ दी, तो जब हम ऑडिट करते थे तो हम सारे बुक्स नहीं देखते थे, हम रैंडमली कुछ एंट्रीज देख लेते थे और ये ओपिनियन बनाते थे अगर कुछ एंट्रीज ओके हैं तो पूरी बुक्स ओके होंगी। वो कुछ कितना भी हो सकता है, 10% 20%, पर हम कुछ एरिया देखते थे, उसे ओके पाते थे तो पूरा ओके मान लेते थे। तो प्रेशर कुकर में किसी ने 10 में से 4 चेक पॉइंट चेक कर लिए, 6 चेक पॉइंट नहीं देखे, उसी में से कुछ लूज पॉइंट रह गया, प्रेशर कुकर फट गया, पूरा घर फट जाएगा और बाद में कंपनी भी। ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे आपको सैंपलिंग नहीं लगानी चाहिए, यहां आपको ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी चेक्ड। इसी तरह लो, अभी कुछ समय पहले अहमदाबाद में हुआ था जहां पे फ्लाइट क्रैश हुई थी, उड़ान के कुछ सेकंड हो गए, शायद 100 सेकंड के अंदर ही हो गई थी, गॉड नोज क्या हुआ होगा। लेकिन अगर कोई फ्लाइट उड़ान लेने वाली है तो उससे पहले हर पॉइंट पे चेकिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर उसमें 1000 चेक पॉइंट है तो 900 चेक कर लिए, 90% चेक कर लिया तो आपने 100% ओके मान लिया। वहां तो आपको ईच एंड एवरी आइटम शुड बी चेक्ड। ठीक है, तो वहां पे आपका सैंपलिंग नहीं चलेगा, वहां आपको सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना होगा, संगणना अनुसंधान करना होगा, हर इकाई का सर्वे करना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक बल्ब्स की एवरेज एज दिखा रहे हो, जैसे सपोज करो एक कंपनी है बल्ब बना रही है, उसके बाद वो गारंटी देना चाहती है कि हमारा बल्ब मान लो 400 घंटे चलता है, तो आप गारंटी किस बेस पे दोगे? इसके लिए आप अपने बल्बों को जला जला के देखोगे कि करीबन कितने बल्ब 400 घंटे जलते हैं, या जितनी भी गारंटी आप देना चाहते हो, कोई 420 घंटे चलेगा, कोई 350 घंटे चलेगा, जैसा भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही बल्बों को काम पे लगा दोगे, यानी सारी फैक्ट्री के जितने बल्ब बन रहे हैं सबको सैंपलिंग में लगा दोगे, नहीं। आप हर बैच में से 5-10 ले लोगे, महीना भर तक प्रयोग कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि आपका बल्ब करीबन कितने घंटे चल पाता है। तो इसके लिए भी आप सैंपलिंग को ही काम में लोगे। तो प्रेशर कुकर की गुणवत्ता निकालते समय या हवाई जहाज की उड़ान से पूर्व जांच करते समय इसमें
इसमें सैम्पलिंग अच्छी नहीं रहेगी, बाकी तीनों मामलों में सैम्पलिंग विल बी ओके एंड यूजफुल। कई बार आप अब अगर देखो अभी आप नए हो ना एकदम से, तो आपको लगेगा नहीं नहीं सर मेहनत करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, पॉपुलेशन स्टडी होना चाहिए, संगणना अनुसंधान होना चाहिए। नहीं, कई मामलों में इम्प्रैक्टिकल है, आप संगणना अनुसंधान कर ही नहीं सकते। अगर किसी इंसान की ब्लड टेस्टिंग करनी है तो क्या उसका सारा खून निकाल दोगे? क्या सारा खून निकाल के जांच करोगे? नहीं, खून की एक दो बूंदें या जितना उनको चाहिए होता है उतना एमएल खून बहुत काफ़ी है, तो पूरा खून निकाल लेने की जरूरत नहीं है। अगर माचिस है, माचिस की तिल्लियां जल रही है, तो एक एक तिल्ली जला के देखते हो कि 50 तिल्ली 50 के 50 जला के देख लो ओके है या नहीं है? नहीं, वहाँ पे भी 2-3 जला के देख लो, है ना। घर में मम्मी चावल पकाती है तो क्या सारा चावल चख के देखती हैं क्या कि पक गया है कि नहीं पक गया है? 2-3 दाने खा के देखती हैं। बात समझ गए ना? ठीक है सर, गुस्सा मत करो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। इसी तरह क्वेश्चन है, लड्डू लड्डू क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा टॉपिक। इफ द लेंथ ऑफ द लीव्स ऑफ अ ट्री हैज टू बी डिटरमिन्ड, विच मेथड वुड बी अप्रोप्रिएट? यदि किसी पेड़ की पत्तियों की लंबाई याद करनी है, मान लो कोई पेड़ है, बॉटनी के कोई टीचर हैं, वो स्टडी कर रहे हैं कि भाई फलां पेड़ की पत्ती एवरेज इतनी लंबी होती है या फलां पौधे की लाइफ इतनी होती है, स्टडी करना चाह रहे हैं, तो भाई साहब जंगल, जंगल में न जाने कितने पेड़ और न जाने कितनी पत्तियां, और एक एक पत्ती को क्या इंच टेप से नापोगे? नहीं, आप क्या करोगे, ऐसे ही रैंडमली कुछ पत्तियां सेलेक्ट कर ली, कुछ पौधे सेलेक्ट कर लिए, जिस पे भी सर्वे कर रहे हो वहां सैंपलिंग ही चलेगी। ये आप पूरे ही नहीं पहुंच पाओगे, यानी कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा अगर आप किसी पेड़ की पत्तियों की लंबाई निकलने लग गए और आपने दिमाग में सोच लिया संगणना अनुसंधान बेस्ट है, विश्वसनीय रिजल्ट आते हैं। अबे विश्वसनीय रिजल्ट तो आएंगे जब तेरा सर्वे पूरा होगा। ऐसे तो तू मतलब टार्जन बन जाएगा, वहीं पे घूमता रहेगा मोगली की तरह, और तेरा सर्वे ही कभी पूरा नहीं होगा। तो यहाँ आपको सैम्पलिंग मेथड लेना होगा, न्यादर्श विधि लेनी होगी, यहाँ संगणना विधि नहीं चलेगी। ये दोनों विधियों के नाम ऐसे फर्जी ऑप्शन भरने के लिए दिए हैं, दो ही विधियाँ समझनी है, पूरा कैलकुलेशन संगणना विधि, और अपना क्या बोलते हैं सैंपल लेके स्टडी करना न्यादर्श विधि। इंग्लिश में थोड़े आसान वर्ड हैं, सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड, पत्तियों की लंबाई, सैम्पलिंग मेथड विल बी अप्रोप्रिएट एंड मच अप्रोप्रिएट एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है व्हाट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स दैट आर टू बी स्टडीड कॉल्ड? मतलब हिंदी में कहता है जिसका अध्ययन किया जाना है उन सभी इकाइयों के योग को क्या कहते हैं? मतलब जब आप सर्वे करने जाते हो, आप जिनका सर्वे करना चाहते हो उन सबको मिला के बोलते हैं समग्र, उन सबको मिला के बोलते हैं समग्र। हिंदी में समग्र बोल सकते हो, ब्रह्मांड, या इंग्लिश के लिए ज़्यादा सही वर्ड है उसको अपन यूनिवर्स या पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसे ताज़ा मामले में हम हमारे कॉलेज के 2000 बच्चों का आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो जो 2000 बच्चे हैं उनको हम कहेंगे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हिंदी में उसके लिए वर्ड आएगा समग्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पॉपुलेशन ऑफ रोजेज इन साल्ट लेक सिटी इज एन एग्जाम्पल। एक शहर है साल्ट लेक सिटी, आप उसमें जानना चाहते हो कि यहाँ पे गुलाबों की संख्या कितनी है, तो आप जानते हो कि ये काउंट नहीं हो सकते। देखिए हमारे कॉलेज में 2000 बच्चा है, काउंट हो सकता है। एक शहर में कितने लोग रहते हैं मुश्किल है, पर वो काउंट हो सकता है। पर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली इनकाउंटेबल होती हैं। आसमान में तारे, शहर में मच्छर की संख्या, पेड़ों पे पत्तियों की संख्या, शहर में मच्छरों की संख्या, गुलाबों की संख्या, ये अपरिमित समग्र होता है। यानी समग्र में, यानी जो पॉपुलेशन है उसमें भी कई बार तो एक फाइनाइट समग्र होता है, आप उसे काउंट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी इनफाइनाइट समग्र होता है। तो ये जो एक शहर में गुलाब के फूल कितने हैं, ये अपरिमित समग्र होता है। यानी इससे आपको ये समझ में आएगा कि अपरिमित समग्र के मामले में आप वो जो सेंसस इन्वेस्टिगेशन है उस पर जा ही नहीं सकते, उसमें आपको झक मार के आपको सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशन ही करना पड़ेगा। तो ये एक शहर में जो गुलाबों की आबादी है वो एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन है, एक अपरिमित समग्र है। कॉलेज के जो बच्चे थे वो एक परिमित समग्र था। और काल्पनिक समग्र अपन किसको बोलते हैं कि जैसे अपन मान लो कोई कॉइन उछालते हैं, तो आपकी मर्जी है उछाले जाओ, तो उसका तो कभी नंबर डिसाइड ही नहीं हो सकता, आपके ऊपर है 1000 पे लुकते हो, लाखों पे या करोड़ों पे।
तो वो आपका इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होता है, ठीक है। तो अभी इसका आंसर है कि गुलाबों की संख्या अपरिमित समष्टि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू या रिजल्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मैंने 2000 बच्चे थे कॉलेज में और सबको अपने सर्वे में शामिल किया और वहां से रिजल्ट निकाला, तो उसे पैरामीटर कहेंगे, उसे प्राचल कहेंगे। यानी अगर आपने पूरी पॉपुलेशन पे को लेते हुए सेंसस इन्वेस्टिगेशन किया, तो वहां से जो रिजल्ट आएगा उसे हम पैरामीटर कहेंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, या जैसे मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि जब अपन जहां से स्टैटिस्टिक पढ़ना शुरू करते हैं तो अपन सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन आप मान के चलिए कि वो अपन सैंपल से निकालते हैं। तो जो चीज सैंपल के बेसिस पे निकाली जाती है, यानी चुनिंदा इकाइयों के बेसिस पे निकाली जाती है, उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। आई रिपीट, 2000 बच्चों पे कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट निकाला उसे पैरामीटर कहेंगे, और उसकी जगह मान लो 200 बच्चों का सैंपल लेके कोई रिजल्ट निकाला तो उसे स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। तो आज तक अपन हमेशा स्टैटिस्टिक्स सुनते आए थे, लेकिन अगर मैं बार बार मेरी बात रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके कानों में अच्छे से चली जाए, लेकिन अगर हमने सेंसस इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूरे पॉपुलेशन को शामिल करते हुए रिजल्ट निकाला तो उसे पैरामीटर कहेंगे। एक बार समझ लीजिए, ये जो तुम जिसे मीन कहते हो ना, अगर सैंपल से निकाला तो उसे मीन कहेंगे। तरीका वही है, सबको जोड़ो, एन का भाग लगाओ, सिग्मा एक्स अपॉन एन का फॉर्मूला लगाओ, तो ये वाला सिंबल बनेगा। लेकिन अगर आपने पूरी 2000 यूनिट्स को शामिल करते हुए रिजल्ट निकाला, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, लेबोरियस, ज्यादा पैसा लगेगा, तो उस रिजल्ट को कहेंगे म्यू, ठीक है। इसी तरह से जे अपन अभी तक स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए साइन बना देते थे, लेकिन जब हम समग्र की सारी इकाइयों को शामिल करके प्रमाण विचलन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन का साइन बनेगा। और अगर केवल सैंपल पे कैलकुलेशन की है तो एस लिखा जाना चाहिए था लॉजिकली, ठीक है। कम से कम इस चैप्टर में तो होता है। अगर आप अनुपात निकाल रहे हो, मतलब जैसे आप एक टोकरी के अंदर खराब संतरे और अच्छे संतरे का अनुपात निकाल रहे हो, अगर आपने सारी टोकरियां शामिल कर ली अपने सर्वे में तो कैपिटल पी लगेगा। और अगर आपने सैंपल में 2-4 टोकरियां लेके खराब और अच्छे का अनुपात निकाला तो पी के ऊपर हैट बनी हुई है, तो ये पी हैट लगेगा। अच्छा, और जब हमने जैसे जिसकी बात चल रही है वो ये है, कैपिटल एन मतलब हम इतना कभी सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन इस टॉपिक में थोड़ा है। कैपिटल एन मतलब समग्र की सभी इकाइयों की संख्या, और एन मतलब सैंपल में शामिल इकाइयों की संख्या। तो जो एग्जांपल मैं बार बार दे रहा हूं उसमें स्मॉल एन 200 है, कैपिटल एन 2000 है। आपको बात समझ में आ गई है? तो अब जब हम पॉपुलेशन से पी बनता है, ऐसा याद रख लो, लेकिन ये कोई समझने की चीज है। पॉपुलेशन से जो रिजल्ट निकलता है उसे पैरामीटर कहते हैं। एस से एस निकलता है, वो अभी आ जाएगा अगले क्वेश्चन में। कहता है जब हम एक सैंपल से रिजल्ट निकालते हैं, 200 इकाइयां ली, 200 इकाइयों का एवरेज स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला, तो फिर उसे स्टैटिस्टिक कहेंगे। तो एस से एस निकलता है। सैंपल को हिंदी में बोलते हैं प्रतिदर्श। प्रतिदर्श से जो नतीजा आएगा उसे हम सांख्यिकी कहेंगे। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा? ओके, ये जो देख रहे हो सब पे रिजल्ट निकाला तो वो पैरामीटर है, कुछ चुनिंदा के बेसिस पे रिजल्ट निकाला तो वो स्टैटिस्टिक है। ठीक है, चलिए, होप मैं समझा पा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, पढ़ते हैं। सैंपल जो होता है वो पॉपुलेशन का पार्ट होता है, ऑब्वियस सी बात है। जो सैंपल आता है, नमूना आता है, वो पूरे में से ही तो आता है, तो ये बात सही लिखी हुई है। सैंपल हेल्प्स इन डिटरमिनिंग सैम्पलिंग एरर। जब आप सैंपल लेते हो तो फिर उसके बेसिस पे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन पाता है। उसके बेसिस पे आप पहले स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो और फिर आप सैम्पलिंग एरर निकाल सकते हो। यानी सैंपल से आप सैम्पलिंग एरर ज्ञात कर सकते हो। क्या होती है बाद में बात कर लेंगे। सैम्पलिंग सेव्स मनी, टाइम एंड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, मान लो मैं सीए रहा, मुझे किसी का ऑडिट करना है, अब उसने पूरे साल के किताबें लिख रखे हैं, उसके 50 तो लेजर्स बने हुए हैं, अब मैं 50 के 50 लेजर्स चेक करूंगा तो एक ही क्लाइंट में मेरा साल पूरा हो जाएगा, तो मेरे को तो कई क्लाइंट्स की ऑडिट करनी है, तो वहाँ सैम्पलिंग ही करनी पड़ती है। तो सैम्पलिंग मेरा पैसा बचाता है, टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है, ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए सैम्पलिंग को चुना जाता है। लेकिन आपके अंदर इतना विवेक, इतना ब्रेन होना चाहिए कि किस मामले में सैम्पलिंग अच्छी रहेगी, किस मामले में पॉपुलेशन कैलकुलेशन अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पे दे रखा है कि संगणना पद्धति यानी फुल कैलकुलेशन क्या होती है और सैम्पलिंग क्या होती है और कब कौन सी लगानी चाहिए वो आप स्टडी करेंगे। अभी इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विच ऑफ दीज आर द स्टेप्स इन द सैम्पलिंग प्रोसेस। जब आप सैम्पलिंग करने जाते हैं, सैंपल का चुनाव करते हैं तो क्या होता है? डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, बिल्कुल सबसे पहले आपको टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना होगा। जैसे जैसे आपको आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है, ठीक है। अब मान लो कोई शहर है और शहर में मान लीजिए 1 लाख का आबादी है, तो क्या आप 1 लाख की आबादी पे सर्वे करना चाहते हो? तो आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम एक कॉलेज के बच्चों को ले लेते हैं, कॉलेज के बच्चे शहर में से ही तो आते हैं, एक एग्जाम्पल लेने के लिए ताकि सेम एग्जाम्पल रहे। तो हमने हमारा टारगेट पॉपुलेशन हो गया कॉलेज के बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये हमारा टारगेट पॉपुलेशन हो गया। इसके बाद हम सैम्पलिंग फ्रेम चुनेंगे। सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब होता है कि हम ये देखेंगे कि 2000 बच्चों के नाम आपके पास कहाँ से आएंगे। तो मान लीजिए कॉलेज में कोई एडमिशन लिस्ट है, वहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सपोज करो आप है ना वोटर की एवरेज एज जानना चाहते हो, ठीक है, ये हो गया एक चीज। तो वोटर लिस्ट जहां से वो सोर्स है ना, वो सोर्स कहलाता है सैम्पलिंग फ्रेम। कॉलेज के बच्चे का नाम आप कहाँ से लोगे? एकेडमिक शाखा से लोगे या जहां से भी लोगे, तो जहां से वो सोर्स होता है ना, वो होता है सैम्पलिंग फ्रेम। कई बार सैम्पलिंग फ्रेम में पूरी पॉपुलेशन कवर हो जाती है और कई बार कुछ छूट जाते हैं, तो सैम्पलिंग फ्रेम का जो साइज होता है वो पॉपुलेशन के बराबर या पॉपुलेशन से कम हो सकता है। लेकिन सैम्पलिंग फ्रेम यानी चुनना होता है कि आप वो डेटा कहां से लोगे। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग द मेथड्स ऑफ सैंपल, ये थोड़ी देर में आने वाला है। टॉपिक का आधा हिस्सा यही है कि सैंपलिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं, आप सैंपल जो लेने का तरीका है वो कैसे ले सकते हो, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो सैंपलिंग के अंदर ये सारी चीजें शामिल हैं, ये सारे स्टेप्स सैंपलिंग के अंदर शामिल हैं। अभी क्वेश्चंस में आगे आएगा तो अपन बात करेंगे, एक ही क्वेश्चन पे नहीं कर रहा। अब ये टॉपिक का थोड़ा सा टफ पार्ट शुरू हो गया है। जब आप सैंपल लेने जाते हो, जब आपने सोच लिया कि 2000 की जगह मैं 200 बच्चों पे स्टडी करूंगा, तो वो 200 बच्चे कौन से होंगे ये कैसे तय होगा? तो पहले बात यूं समझो कि इसके मोटे तौर पे 2 तरीके हैं। या तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करोगे जिसको रैंडम सैंपलिंग भी बोलते हैं, और या आप नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग करोगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मोटे तौर पे मतलब होता है इसमें हर इकाई को शामिल होने का मौका मिलेगा। 2000 बच्चों को उस सेलेक्टेड 200 का पार्ट होने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। समान अवसर या न समान अवसर की बात नहीं कर रहा, पर अवसर मिलेगा, तो वो है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी उनके चांसेस हैं कि वो उन 200 का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन जब हमारा सैंपल लेने का तरीका ऐसा है कि कई बच्चे उस 200 का पार्ट ही नहीं हो पाएंगे, उस सैंपल का पार्ट ही नहीं हो पाएंगे, तो उसे बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, तो अब मैं थोड़ी देर बात करता हूं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के कौन से मेथड हैं, आपको नाम कस के याद रखने हैं, रट लेने हैं। एक है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हिंदी में नाम साधारण दैव निदर्शन, दैव मतलब रैंडम। एक होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, एक है क्लस्टर सैंपलिंग, एक है एरिया सैंपलिंग, और एक है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये सैंपलिंग के वो मेथड हैं जिनको अपन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग के मेथड्स कहते हैं। इसमें समग्र की सभी इकाइयों को सैंपल का हिस्सा होने का मौका मिलता है। ये मैंने बिल्कुल सही शब्द बोले। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक या नॉन रैंडम सैंपलिंग क्या है? जजमेंटल सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, पैनल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होते हैं अभी आगे आएंगे। ये वो मेथड है जिसमें समग्र की सभी इकाइयों को प्रतिदर्श का हिस्सा होने का मौका नहीं मिलता। ठीक है, ये अपने मेथड्स के नाम सुने क्योंकि आगे के क्वेश्चन उसी पे आने हैं। चलिए शुरू करते हैं, आएंगे तो निपट लेंगे। क्वेश्चन कहता है द सैंपलिंग दैट इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी इज नोन एज। जब समग्र की सभी इकाइयों को सैंपल में शामिल होने का बराबर मौका मिलता है तो उसे
उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और उसे हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। जब इक्वल चांसेस की बात आती है तो उसे हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। अब मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। 2000 बच्चे हैं, आपको 200 का सैंपल लेना है। आप क्या करो, आप जितने भी बच्चे हैं उनका नाम लिख के चिट बना के एक बॉक्स में डाल दो। सब बच्चों के नाम लिखो, एक उसकी गोली बना दो नाम लिख के उसकी उस कागज़ की गोली बना दो, इक्वल साइज़ की, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब बच्चों के नाम डाल दो और उस जार को जिसमें डाला है उसमें उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाओ ताकि सब अगड़ मगड़ हो जावे। फिर किसी को बुलाओ, किसी छोटे बच्चे को बुलाओ, उससे निकलवा लो, किसी कन्या को बुलाओ, उससे पर्ची निकलवा लो, किसी की आंखों पे पट्टी बांध के उसमें से उस ढेरी में से उठाओ और 200 नाम उठाओ। तो एक बार के लिए कोई ये नहीं कहेगा कि सर मेरा तो आपने डाला ही नहीं था, मेरा तो नाम आना ही नहीं था। नहीं, उसमें फिर सबको आने का मौका मिलेगा। सबका नाम नहीं आएगा पर आने का मौका सबको मिला था। इसीलिए जो सरकारी नौकरी होती है उसमें आप देखो ये नहीं कह सकते कि मौका नहीं मिला था। और मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ये भी एक ऐसा तरीका है कि आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरे को पढ़ने का मौका नहीं मिला था। पढ़ने का मौका मिला था, तूने कम पढ़ाई करी। अब तू ये मत बोल कि फॉर्म नहीं भरने दिया या मेरी कोचिंग तक या टीचिंग तक एक्सेस नहीं थी इसलिए मैं रह गया। अब बहाने मत बना, ठीक है? मोटिवेशन की आदत जाएगी नहीं आपकी, ठीक है? तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सरल यादृच्छिक निदर्शन का मतलब ये है जब पॉपुलेशन की हर यूनिट को सैंपल का पार्ट होने का मौका मिलता है। इसके लिए जैसे अगर आप पिछली वाली स्लाइड में देखोगे तो उसके लिए कुछ तरीके बताए हैं कि आप बर्तन में से पर्ची निकाल के, ढोल घुमाकर, दैव संख्याएं, रैंडम संख्याएं होती हैं उनको लेकर ये काम कर सकते हो। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। SRS इसको बोलते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which sampling provides separate estimate for population means for different segments and also an overall estimate। टफ क्वेश्चन लगेगा। कौन सा प्रतिचयन यानी सैंपलिंग का कौन सा मेथड ये है जो विभिन्न खंडों के लिए जनसंख्या माध्यों का अलग अलग अनुमान प्रदान करता है और साथ ही एक समग्र अनुमान भी प्रदान करता है। ओके, अब यूं समझो कि मुझे 2000 बच्चों का सर्वे करना है, ठीक है? एक तरीका तो ये हो सकता था कि मैं रैंडमली पर्ची डाल के 200 बच्चे निकालता, पर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने इसमें क्या किया, इसमें मान लीजिए SC ST के कितने बच्चे हैं उनका अलग बर्तन बनाया, ठीक है? जनरल वाले बच्चे जो हैं उनका अलग बनाया, EWS MBC वाले बच्चे हैं उनका अलग बना दिया और OBC कैटेगरी का अलग बना दिया। जस्ट ऐसे ही मैं चाहता हूं कि कोई रह न जाए, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। तो मैंने जो भी 2000 बच्चे हैं पहले वो लिख दिए कितने कितने बच्चे हैं वो, ठीक है? 4 9 13 3 16 और ये 400, मान लो ऐसे बच्चे हैं। और ये भी कि मुझे 2000 में से 200 बच्चे लेने हैं तो मैंने 10% सोच लिए, इसमें से 40 लूँगा, इसमें से 90 लूँगा, इसमें से 30 लूँगा, इसमें 40। तो बस आप यूँ समझ लो कि मैं एक ये काम कर सकता हूँ कि मैं 4 बर्तन रखवा दूँ, 4 बर्तन रखवा दूँ। जरूरी नहीं है यही तरीका हो, पर मैंने क्या किया, ऐसे कर लिया। तो इससे मेरे पास क्या होगा, सेपरेट सेपरेट रिजल्ट भी आएंगे। SC ST वालों का फाइनेंशियल पोजीशन का एवरेज भी आएगा, जनरल वालों का फाइनेंशियल पोजीशन भी आएगा, जिसे अपन कह सकते हैं मीन 1 आएगा। इससे जो आएगा उसको मीन 2 बोलेंगे, इससे कहेंगे मीन 3 आएगा, इससे बोलेंगे मीन 4। और फिर आपने अगर कंबाइंड मीन नाम सुना होगा स्टैटिस्टिक में कि अपन कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा के कंबाइंड मीन कर लेंगे। यानी ये जो अलग अलग अपन ने खंड बनाए इसको स्ट्रेटा बोलते हैं, स्ट्रेटा बोलते हैं। तो पहले हम यानी ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग जो होती है वो भी प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग होती है। हालांकि ये SRS जितनी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती है, पर हमने यही किया, पहले हमने इनको ले लिया तो इनको शामिल होने का मौका मिला, फिर इनको ले लिया, फिर इनको ले लिया, ठीक है? ये आप जाति के हिसाब भी कर सकते थे, मैं जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस कंप्यूटर के हिसाब से भी कर सकता था, मैं इसे मेल फीमेल के हिसाब से भी कर सकता था, ठीक है? तो इसको अपन बोलते हैं स्तरीकृत प्रतिचयन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ये जो आपने छोटे छोटे ग्रुप बनाए इसको स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है? होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा, टफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ दीज विच इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये तो याददाश्त का खेल है, इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं है?
तो जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, अभी आएगा क्लस्टर सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में पढ़ा जाता है। कोटा सैम्पलिंग ये आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। और जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ही। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या, जहां समग्र की सभी इकाइयों को सैंपल का पार्ट होने का मौका मिले। कोटा सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, कोटा सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है। तो कोटा निदर्शन इसका आंसर होगा। इसके लिए हिंदी में वर्ड होता है अभ्यंश, अभ्यंश। ठीक है, चलो तो अभी इसका याद ही करना है जी। फिर क्या होता है कोटा सैम्पलिंग, वो अगली स्लाइड में आ जाएगा। कोटा सैम्पलिंग में भी लगभग यही होता कि जैसे आधा काम इसमें स्ट्रेटा जैसा ही होता कि अपन ने आर्ट्स कॉमर्स साइंस कंप्यूटर छांटा, ये भी सोच लिया कि हम कितने कितने बच्चों को लेंगे। लेकिन जब हम बच्चों को लेते ना, तो अब वहाँ पे जो रिसर्चर होता, जो स्टडी कर रहा है, वो अपनी मर्जी से बच्चे ले लेता। वो मतलब कोटा तो तय करता कि मुझे इसमें से इतने लेने हैं, इसमें से इतने लेने हैं, लेकिन जब वो फाइनल बच्चे सेलेक्ट करता ना, तो वहाँ वो अपनी मनमर्जी से बच्चे लेता। तो इसीलिए फिर उसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक जो क्वोशंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये फ़र्क है, बाकी सारा कहानी वही है। कोटा में भी लगभग आपको सेम कहानी दिखेगी। नेक्स्ट, डैश डैश इज़ नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग मतलब क्या, कि वहाँ रिसर्चर्स लॉजिकली इतना अनुभवी होता है, उसको पता होता है कि गड़बड़ कहाँ होगी या डेटा कहाँ से मिलेगा, तो वो उन्हीं इकाइयों का चयन करता है। जैसे बीइंग अ सीए हम जानते हैं कि जो व्यापारी है जिसकी हम ऑडिट करने जा रहे हैं, जो क्लाइंट है, वो कहाँ गड़बड़ करेगा, तो वो लगभग हमको पता होता है कि मार्च के महीने में जहाँ ईयर एंडिंग होता है वहाँ वो अंट शंट एंट्रियाँ खींचता है। तो हमारा ध्यान ज़्यादा वहाँ जाता है। तो हमको अगर 2000 में से 200 एंट्रियाँ लेनी है, तो वो 200 एंट्रियाँ हम रैंडम नहीं लेते, 200 में से हो सकता है 100-150 एंट्रियाँ तो हम वहाँ से उठाते हैं, बाकी 50 एंट्रियाँ हम बाकी जगह से उठा लेते हैं। तो जब तो जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है, इसको आप बोल सकते हो पर्पसिव सैम्पलिंग या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। हिंदी में नाम याद रखिए, सौ उद्देश्य, एक उद्देश्य के साथ, सविचार एक विचार के साथ, और एक पहले से निर्णय कर लें कि हमारे सैंपल में कौन सी इकाइयाँ शामिल होंगी, तो उसे हम कहेंगे निर्णयात्मक निदर्शन। जैसे मान लो कि जो रिसर्च कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है वो रैंडम सैम्पलिंग पे भरोसा नहीं करना चाहता, तो वो क्या करेगा, अमीर बच्चों को, अमीर बच्चों में से कुछ बच्चे पिक कर लेगा, जानते हैं कि हाँ भाई इन्होंने हॉस्टल सुविधा ले रखी है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी में भी नाम लिखवा रखा है, अमीर बच्चों को लिख लेगा। फिर जो स्कॉलरशिप पे चल रहे हैं बच्चे, गरीब बच्चे, उनको ले लेगा, मीडियम क्लास बच्चों को ले लेगा। तो अपने सैंपल में आप किनको शामिल करते हो वो तय करता है। तो ये आपका होता है जजमेंटल सैम्पलिंग। जजमेंटल सैम्पलिंग के ये भी नाम है, और ऑब्वियस सी बात है ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग है, ये बात बेसिक दिमाग में रखना। ठीक है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो इतना टफ लेवल का नहीं आएगा, कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल में भी ये टॉपिक होता है, वहाँ पे के लिए भी हो सकता है ये सफिशिएंट हो टॉपिक, पर वहाँ फिर भी थोड़ी डीप की गुंजाइश होती है कि स्कूल लेवल पे इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ द मेंशन्ड ऑप्शन विच इज नॉट अ नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है? या तो आपको शब्दों की बहुत अच्छी पकड़ हो, या तो आप मेथड के नाम के आगे लिखते जाओ। जजमेंटल सैम्पलिंग ये प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग नहीं है, ये नॉन है, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। क्लस्टर ये प्रोबेबिलिस्टिक है। कोटा ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है। किस आपको नाम याद किए हुए हैं, बिल्कुल रटे हुए हैं मेरे को। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये भी आपका नॉन प्रोबेबिलिस्टिक है। ठीक है, तो ये वाला नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग नहीं है, या यूं कह दो कि ये प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग का मेथड है। क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगा, जैसे 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों को मैं क्या करूंगा, मैंने मान लीजिए कि इसमें 50-50 के ग्रुप बना दिए। 2000 बच्चे हैं, 2000 बच्चों में मैंने 50-50 के 40 ग्रुप बना दिए। ठीक है, और 50 का संख्या है, 40 ग्रुपों की संख्या है, और मुझे शामिल कितने करने हैं, मुझे 200 बच्चे मेरे सर्वे में शामिल करने हैं। तो फिर रैंडमली मैंने इसमें से कोई 4 ग्रुप ले लिए, रैंडमली मैंने इसमें से कोई 4 ग्रुप ले लिए। तो आप समझे क्या हुआ, पहले हमने 2000 को अलग अलग 40 ग्रुपों में बांटा, और फिर हमने 4 ग्रुप लेके उस ग्रुप की सभी यूनिट्स की स्टडी कर ली। तो हमने छोटे छोटे समूह बनाए, क्लस्टर बनाए। तो ये आपका
क्लस्टर सैम्पलिंग या समूह समूह निदर्शन कहलाएगा, ठीक है। और ये प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग के तहत पढ़ा जाता है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट, व्हाट डू वी से टू दैट सैम्पलिंग दैट इज फॉर नॉन जीरो सिलेक्शन चांसेस। एक ऐसा मेथड जिसमें जीरो सिलेक्शन के चांस ना हो, इसका मतलब है सिलेक्शन के चांसेस हों, वर्डिंग पे ध्यान देना, कौन सा, नॉन जीरो सिलेक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे संभाव्यता निदर्शन। चयन की संभावना शून्य नहीं हो, मतलब चयन की संभावना कुछ तो हो, कुछ तो संभावना हो, तो उसे हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, संभाव्यता निदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो SRS है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, कोटा नॉन है, पर्पसिव नॉन है, जैसे इंसान होता है ना वेज और नॉन वेज, तो ये नॉन वेज वाले मेथड है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये नॉन वेज है, तो ये नॉन वेज है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे आसान, यही आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा एंड देन सैंपल्स आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेटा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। हम पहले समग्र को छोटे छोटे खंडों में बांट दें, स्ट्रेटा में बांट दें, छोटे छोटे समूहों में बांट दें, है ना, और फिर उस खंड में से या उस स्तर में से, ये बेसिकली ज्योग्राफी में से वर्ड निकाला हुआ है, जहाँ पे भूमि में मिट्टी और मिट्टी की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो वहाँ से निकाला हुआ स्ट्रेटा। तो ये वाला जो है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, स्तरीकृत अलग अलग स्तर पे निदर्शन, तो ये इस तरह से होता है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, फिर वहाँ से सैंपल को रैंडम बेसिस पे ले लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग ड्यू टू द। अभी कहता है कि जो रैंडम सैम्पलिंग होती है वो सबसे यूजफुल होती है। जब आप 2000 में से 200 को रैंडम सिलेक्शन करते हो वो सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिकल है नेचर में। बिल्कुल सही है, बहुत इजी है। आप 2000 पर्चियाँ डालो और उसे ड्रम में घुमा के या लॉटरी निकाल लो। दिस इज़ रीजनेबली अ मोर एक्यूरेट मेथड। बिल्कुल सही बात है। ये इसमें आप रैंडम जा रहे हो ना, जैसे एक तो होता है चुनाव का सर्वे करने कोई गया और उसके मन में कोई पाप हो, पहले से उसके मन में कोई इच्छा हो, तो वो ऐसे लोगों को चुनेगा अपने सर्वे के लिए जो एक तरफ की हवा बताएं। और अगर आप वाकई में आप निष्पक्ष सर्वे करना चाहते हो तो आप रैंडम घूम जाओ, किसी भी गली में घूम जाओ, किसी भी घर में घुस जाओ, किसी से भी पूछो, तो ज़्यादा निष्पक्ष नतीजे आएंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग में निष्पक्ष या एक्यूरेट नतीजे आते हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर्स पर्सनल बायस। यही वाली बात है कि वो निष्पक्ष नतीजे आएंगे, एक्यूरेट नतीजे आएंगे, सस्ता भी रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये इसके सभी रैंडम सैम्पलिंग के ये सारे बेनिफिट होते हैं। डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्नोबॉल सैम्पलिंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। देखो स्नोबॉल सैम्पलिंग तो पहले आप समझो स्नोबॉल क्या होती है। उसमें क्या होता है, एक बर्फ़ का गोला ऊपर ढलान लुढ़कना शुरू होता है और ढलान पे जब वो जाता है, नीचे उतरता है, तो अपने साथ बर्फ़ को लपेटता बहुत बड़ा गोला बन जाता है। स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। पढ़ाई में भी स्नोबॉल इफेक्ट होता है। एक बार बस आपको पढ़ने का चस्का लगना चाहिए, फिर आप चैप्टर्स याद करते जाओगे। जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको आज 100 MCQ, कल 200 MCQ, पता चला साला एक महीने में 25 या 15,000 MCQ ठोक दिए और फिर आपके पास 50,000 MCQ कर लिए। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, स्नोबॉल इफेक्ट इतना बड़ा होता है। खैर, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो बंदा सैम्पलिंग करने गया या जो स्टडी करने गया उसको पता ही नहीं होता कि उसे सैंपल कहाँ से मिलेगा। मतलब वो सैंपल के बारे में श्योर नहीं होता, तो वो जैसे तैसे समहाउ एक तक पहुंचता है। सपोज करो ऐसे ही, हमारी तरफ तो नहीं है पर फिर भी मान लो हमें कॉलेज में ड्रग यूजर्स कितने हैं, ड्रग एडिक्ट कितने हैं, कितने लोग ड्रग्स लेते हैं, ये पता करना है कि करीबन कितने % स्टूडेंट ड्रग्स करते हैं, नशा लेते हैं। तो अब मैं समहाउ, मान लो मैं ही गया, तो समहाउ पहले एक तक पूछूंगा और फिर उसे बातों बातों में लेके और कौन कौन लेते हैं पूछूंगा, और फिर इस तरह से मैं 1 से 2 तक पहुंचूंगा, 2 से 4 तक पहुंचूंगा, 4 से 40 तक पहुंचूंगा। इससे मुझे पता लगेगा कि हाँ भाई कितने लोग एडिक्ट हैं। तो कई बार क्या होता है, सूचना बहुत छुपी हुई होती है, तो उसके अंदर आपको बस एक कड़ी या जिसको कहें कमज़ोर कड़ी ढूंढनी होती है। वो कमज़ोर कड़ी इन द सेंस वो आपको पहला देगा
जैसे ये कमजोर कड़ी वाली बात नहीं है। जब आप कभी धंधा भी शुरू करोगे बिजनेस में, तो कई बार आदमी सोचते हैं ग्राहक कहाँ से आएंगे। अबे तो ग्राहक के लिए एक साथ 50 ग्राहक आने की जरूरत नहीं होती है। तू धंधा शुरू कर, पहले एक क्लाइंट को सर्विस दे। सपोज करो तू फोटोग्राफर है, तो तेरे पास कोई पहले दिन ही स्टूडियो खोलते ही साले दुनिया भर के क्लाइंट नहीं आ जाएंगे। पहले तू किसी एक को पकड़ जो तेरे को मौका दे, फिर वहां से तेरे को 2 क्लाइंट और मिलेंगे, वहां से 4 और मिलेंगे, वहां से 40 मिलेंगे, वहां से 400 मिलेंगे। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो होता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड नहीं है, ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। ये नॉन प्रोबेबिलिस्टिक के अंदर सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। हालांकि लास्ट और ऊपर का कोई खेल नहीं है। अब तो को तो लिस्ट याद रखनी है अच्छे से, है ना। वो वाली स्लाइड बहुत अच्छे से याद करना पीछे जाके, ठीक है। नेक्स्ट, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज अ मेथड ऑफ चूजिंग अ सैम्पलिंग यूजिंग, वापस उसी पे। स्नोबॉल में आप क्या करते हो, उसमें आप नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से, तो उसमें आप एक तंत्र जाल, एक संपर्क नेटवर्क्स का यूज़ करते हो, ना कि किसी रियल में स्नोबॉल का यूज़ करते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कहता है अ सर्वे वॉज डन अमंग द फ्रेंड्स, क्लास एंड नेबर्स टू नो देयर प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कोल्ड ड्रिंक। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये थोड़ा प्रैक्टिकल टच का क्वेश्चन है। सपोज करो आप ये जानना चाहते हो कि कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, कौन सा सबसे पॉपुलर है, मिरिंडा, स्प्राइट, जो भी तुम पीते हो, कौन सा सबसे पॉपुलर है। तो एक तरीका तो क्या होता, आप ईमानदारी से पूरे शहर में घूमते या पूरे मोहल्ले में घूमते। आपने क्या किया, अपनी कन्वीनियंस के लिए दोस्तों से पूछ लिया, 10 दोस्तों को, हाँ भाई ठंडे में कौन सा लेता है। 4 रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, हाँ जी जीजा जी कौन सा पीते हो। जीजा जी के भी अरमान जाग गए। और या आपने पड़ोसियों से पूछ लिया। तो यहाँ आपने सैम्पलिंग, ऐसा नहीं है आपने काम नहीं किया, क्योंकि लप्पेबाज या गप्पेबाज तो ये भी कर सकता था कि बिना सर्वे किए ही बोल देता थम्स अप चलती है साहब। लेकिन आपने उतनी तो बेईमानी नहीं करी, लेकिन आपने बहुत ईमानदारी भी नहीं बरती। बस आपने अड़ोस पड़ोस के 20 लोगों से, दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछ लिया और घोषित कर दिया। तो ये आपकी होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सुविधाजनक सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे मान लो आप किसी मॉल में घुसे हो और वहाँ पे कोई स्टॉल लगा के बैठा है, हाँ जी आप फलाना ब्रांड यूज़ करते हैं क्या। तो वहाँ पे वो जो सर्वे कर रहा है वो मेहनत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं कर रहा है। वो तो क्या कर रहा है, अपनी सुविधा के हिसाब से, उसको पता है मॉल में लोग आते ही हैं, अपने को सर्वे में 200 लोगों को शामिल करना, वो मॉल में आने वाले 200 लोगों को। अब मॉल में आने वाले 200 लोग अलग तरह के या बायस्ड तरीके के हो सकते हैं, और जो आम दुनिया में जाते हैं वो लोग अलग हो सकते हैं। तो ये जो कर रहा है बंदा, वो सुविधाजनक सैम्पलिंग कर रहा है, अपनी सुविधा से डेटा कलेक्ट कर रहा है। विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज द एरर, ये बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत रट के जाने वाला क्वेश्चन है, बस समझने में भी आसान है। जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे एरर कम होता जाएगा। जैसे जैसे अगर आप मान लो 2000 बच्चों का स्टडी कर रहे हो और आप केवल 20 बच्चों की आर्थिक स्थिति से नतीजे निकालने की कोशिश करते, ठीक है, तो आपके बायस्ड नतीजे आते। अगर आप कम से कम 200 बच्चों का सैंपल ले रहे हो, तो आप एक रीजनेबली अच्छा साइज का सैंपल ले रहे हो, तो आपके एरर कम होंगे, आपके नतीजे अधिक विश्वसनीय होंगे। और अगर आपने मान लीजिए 400 बच्चों का सर्वे किया होता, या आपने सर्वे में आधे बच्चों को शामिल कर लिया होता, तो नतीजे और अच्छे होते, एरर कम हो जाता, एक्यूरेसी बढ़ जाता। तो जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ता है, आपका एरर जो है वो डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है। आसान क्वेश्चन पर बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द पैरामीटर एंड द स्टैटिस्टिक इज नोन एज। तो पैरामीटर क्या, 2000 बच्चों पे बाय द वे किसी ने स्टडी की होती और पाया होता कि एवरेज इनकम 12,000 है, और मान लीजिए कि हमने अपने सर्वे में 200 बच्चों को शामिल करके रिजल्ट निकाला कि एवरेज इनकम 11,500 है। तो ये है पैरामीटर और ये है आपका सैंपल। इन दोनों में जो अंतर आएगा उसे हम कहेंगे सैंपलिंग एरर। इसे हम कहेंगे सैंपलिंग एरर, निदर्शन विभ्रम। पैरामीटर का जो रिजल्ट है इस मामले में म्यू, और सैंपल का जो रिजल्ट है मीन, उसका जो अंतर होगा उसे हम सैंपलिंग एरर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, वेल सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आपका मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करो पूरे समग्र में 10 लोग हैं, ठीक है, और हमें मान लीजिए 3 लोगों का सैंपल लेना है। तो हमने 3 लोग लिए ABC,
3 लोग लिए ये, 3 लोग लिए ये, ठीक है। यहां से हमारे पास अलग अलग रिजल्ट आएंगे। किसे समझ नहीं आ रहा? एक समग्र में से क्या क्या सैंपल बन सकते हैं, एक समग्र में से क्या क्या सैंपल बन सकते हैं, पहले वो लेना, फिर उन सैंपल्स का मीन निकालना, और फिर उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन में व्यक्त करना। ओके, वो कहलाएगा। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है एक स्टैटिस्टिक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसान नहीं समझ में आया? ओके, सैंपल का चुनाव करना, सैंपल का नतीजा स्टैटिस्टिक कहलाता है, और सैंपल का नतीजा क्या क्या हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी समझ नहीं आया? अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी बात। ये देखो कि सर ये क्या है। इसमें क्या हो रहा है, हम 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं 1, 5 और 3, ठीक है। 1, 5 और 3, इसमें से हम 2 संख्याओं का चुनाव कर रहे हैं। तो वो 2 संख्याएं क्या हो सकती है? 1, 5, 1, 3, 5, 3 ऐसा हो सकती है। इसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। और वो संख्याएं हो सकती है 1, 1, 1, 5, 1, 3। मतलब इसमें आप देख रहे हो रिप्लेसमेंट अलाउड है। पहले 1 के साथ बनाए, फिर 5 के साथ जुड़े बनाए, फिर 3 के साथ बनाए। 2 मिनट सुन लेना। हम 2-2 का सैंपल ले रहे हैं, ये 9 सैंपल हो सकते हैं। यहाँ पे इस मामले में 9 सैंपल हो सकते हैं। अब हमने सैंपल का सैंपल मीन निकाला, यानी हमने क्या निकाला? स्टैटिस्टिक निकाल ली, ठीक है। सैंपल का नतीजा स्टैटिस्टिक कहलाता है, ये निकाल दी। इसके बाद एक होने की संभावना कितनी है? ये कुल 9 सैंपल हैं, तो 1 होने की संभावना कितनी है? 1/9। 2 कितनी बार है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 नतीजा आने की संभावना कितनी है? 2/9। नतीजा 3 हो सकता है, इसकी संभावना कितनी है? 3/9। नतीजा 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसकी संभावना कितनी है? 2/9। और 5 होने की संभावना कितनी है? 1/9। तो सैंपल से जो नतीजा आता है वो है स्टैटिस्टिक। उस स्टैटिस्टिक का जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्या काम आता है? स्टैंडर्ड एरर निकालने में। स्टैंडर्ड एरर किस में काम आता है? सैम्पलिंग एरर निकालने में। काफ़ी है अभी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टफ चीज़ थी। चलिए, "26. From a population with 25 members, if a random sample with replacement and without replacement of 2 members is taken, the number of all such unit sample is." ओके, क्वेश्चन समझिएगा। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन अभी आगे और आएंगे। अपने को 25 लोग हैं, सपोज करो 25 लोग हैं, और 25 लोगों में से 2 लोगों का चुनाव करना है। तो जैसे ए से लेके, मान लीजिए ए से लेके जेड तक तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। सपोज करो ए से लेके वाई तक के अल्फ़ाबेट हैं और अपने को 2 अल्फ़ाबेट का चुनाव करना है। तो वो ए बी हो सकते हैं, ए सी हो सकते हैं, ए डी हो सकते हैं, ए ई हो सकते हैं। ऐसे कितने हो सकते हैं? और अगर इसमें मैं विद रिप्लेसमेंट अलाउ करूं, यानी विद रिपीटेशन अलाउ करूं, तो इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो इसका आपको सूत्र याद करके जाना है। अगर आपको रिपीटेशन या रिप्लेसमेंट अलाउड है तो कैपिटल एन का पावर स्मॉल एन बनेगा। जैसे कैपिटल एन रिप्रेजेंट करता है पॉपुलेशन को, तो 25, और आप इसमें से 2 का चुनाव करना चाहते हो, स्मॉल एन रिप्रेजेंट करता है सैंपल को, तो 25 का स्क्वायर यानी 625 तरह के सैंपल बन सकते हैं। 625 तरह के सैंपल बन सकते हैं। अब सैंपल क्या होते हैं मैं अभी दिखा दूंगा आपको, है ना, ठीक है। और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, तो आपको कैपिटल एन सी स्मॉल एन, एनसीआर जो अपन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं वो लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। ओके, इसमें क्या होगा? आपको 25 में से 2 का चुनाव करना है, 25C2, 25C2, ठीक है। इसको कैसे खोलते हैं? इसका हो जाएगा 25 फैक्टोरियल, और 25 में से 2 गया तो 23 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। एनसीआर को अपन ने प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में खोलना सीखा है। जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है, और 25 और 2 का जो गैप है वो। अच्छा,
25 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 25 इंटू 24 इंटू 23 इंटू 22, इतना सब होता है। तो मैंने इसे 23 फैक्टोरियल पे लाके रोक दिया और 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2। इसको मैंने सॉल्व किया और 25 इंटू 12 ये हो गया 300। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे रिपीटेशन अलाउ करोगे तो मैं 625 तरह के सैंपल बना सकता हूँ। इसे आप यूँ समझ लो, एक समझ के देखना, अगर आप एक दुकान पे गए, मिठाई की दुकान पे गए, वहाँ 25 मिठाइयाँ पड़ी है और आपको आज एक मिठाई खरीदनी है, कल एक मिठाई खरीदनी है, तो कौन कौन सी मिठाइयाँ हो सकती है? तो आपके चुनाव के 625 तरीके हो सकते हैं। अगर आपको रिपीटेशन अलाउ है कि आज एक मिठाई ली वही कल भी ले सकते हो तो 625। और अगर एक बार जो मिठाई ले ली वो दोबारा नहीं ले सकते, ऐसा है तो भी आपके पास 300 चॉइसेस होंगे। घर वाले कई बार बोलते हैं ये क्या ले आए, तो आपकी गलती नहीं है, 300 चॉइसेस थी। ये चांस की बात है कि आपका सही दांव पड़ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/300 है। 299 बार तो गलत ही होगा अगर घर वाले गलत कहते हैं तो। खैर, तो मैं बस बताना चाह रहा था इसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि इन्होंने पहले लिखा था प्रतिस्थापन के साथ और अगला लिखा था बिना प्रतिस्थापन के, तो इसका आंसर बी रहेगा। मैं अभी आपको बस बता देता हूँ ये सैंपल कैसे चुनाव करते हैं। इसका आंसर, ये प्रिंट गलत हो गया है, इसका आंसर बी रहेगा 625 विद रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं। जस्ट हाँ, अब आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा। यदि 3, 6 और 1 इकाइयों वाली जनसंख्या से प्रतिस्थापन के साथ आकार 2 का एक यादृच्छिक प्रतिदर्श लिया जाता है तो प्रतिदर्श कौन से होंगे? सपोज करो एक ये बॉटल है, इस बॉटल में 1 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर पड़ा है और आपको 2 अंकों का चुनाव करना है। वो कौन से हो सकते हैं? वो कौन से हो सकते हैं? तो वो आप कहोगे सर 1, 3 हो सकते हैं, 1, 6 हो सकते हैं। मैं कह रहा हूँ रिपीटेशन अलाउ है, क्योंकि लिखा है ना प्रतिस्थापन के साथ रिपीटेशन अलाउ है। तो आपका 1, 1 हो सकता है कि आप पहले 1 को चुनो फिर 1 को चुनो, 1, 3 हो सकता है, 1, 6 हो सकता है। बस जरूरी थोड़ा यही हो होने को। तो फिर 6 के साथ अगर जाओगे, 6 के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे, जैसे यहाँ 6 है तो 6, 1, 6, 2, 6, 3, ये 6, 2 गलत है, 6, 6। ओके, एक सेकंड में मैं लिख के बता देता हूँ आपको। आप अच्छा, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ना, देखो अगर आप 3 के साथ बना रहे हो तो 3, 3, 3, 6, 3, 1 बन सकता है। हाँ, 6 के साथ बना रहे हो तो 6, 6, 6, 6, 6, 3, 6, 1 बन सकता है। और 1 के साथ बना रहे हो तो 1, 1, 1, 3, 1, 6। हाँ, ये सही है। अच्छा, चूंकि ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ना, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप इस तरह के 9 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। मैं बस आपको फॉर्मूला क्यों सिखाया वो समझो। देखो, आपको रिप्लेसमेंट अलाउड है ना, तो आपका कैपिटल एन का पावर स्मॉल एन लगेगा। समग्र कितने का है? 3 का। सैंपल साइज कितने का है? 2 का। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो आपको दिमाग में पहले ही क्लियर होना चाहिए कि इस केस में 9 सैंपल बन सकते हैं। अगर आपको 3 मिठाई में से 2 मिठाई का चुनाव करना है तो ये काम 9 तरीके से किया जा सकता है, अगर विद रिप्लेसमेंट है तो। ठीक है, चलो मिठाई वाला एग्जाम्पल सही है, तो इसका आंसर सी आ गया। एक और देख लो और क्लियर हो जाएगा। आपके पास 4 मिठाइयाँ हैं, उनके नाम है मिठाइयों के ABCD, और उसमें से आपको वापस 2 मिठाइयों का चयन करना है। आपके बाहर बिना प्रतिस्थापन है, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जो मिठाई खा चुके वो वापस नहीं लाओगे। ठीक है, तो अब आपको चुनाव करना पड़ेगा NCR, है ना, NCR, या अपने इस टॉपिक के लिए बोले तो NCN, कैपिटल N। आपके पास 4 मिठाई का ऑप्शन है, इसमें से चुनाव कितने का करना है? 2 का। ये कैसे खुलता है वो बता रहा हूँ। ये जो ऊपर होता है वो ऊपर रहता है n फैक्टोरियल, ये छोटा स्मॉल n है, ये नीचे रहेगा, और आपको फिर कैपिटल N में से स्मॉल n हटाना है, ये भी करना है। यानी जो 4 ऊपर है तो 4 फैक्टोरियल, 2 नीचे है तो 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करने के साथ 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 1 कट गया, ये 2 दूनी तो 6। पहले तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि 6 तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 4 मिठाई में से 2 मिठाई को चुनने के 6 तरीके हो सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं हो तो। अब वो 6 मिठाइयाँ कौन सी होंगी? वो 6 मिठाइयाँ हो सकती है, जैसे आप AB खा लो, AC खा लो, AD खा लो, तो AB AC AD। जैसे मैंने यहाँ इसको देखता हूँ, ये सही लग रहा है, AB AC AD, है ना।
दूसरा क्या होता है, अब आप बी के साथ शुरू करो, BC, BD और एक और मिठाई हो सकती है CD। इस तरह से आप 6 कॉम्बिनेशन बनवा सकते हो। 6 कॉम्बिनेशन, ये चयन के तरीके होते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि आपके पास कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से भी कनेक्ट होता है जाके टॉपिक, ठीक है। चूंकि सैम्पलिंग पढ़ रहे हैं तो सैम्पलिंग में तो है ही है कि कितने तरह के सैंपल हो सकते हैं। बस अब एक दो बातें लास्ट और, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, या कह लो कौन सा कथन गलत है। पढ़ते हैं, संगणना विधि में समग्र की कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। गलत बोल रहा है, क्योंकि संगणना विधि यानी सेंसस मेथड में तो हम सारी यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, तो ये जो लिखा है कि सेलेक्टेड यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, ये गलत है। अच्छा, सैंपल शुड बी ए स्मॉल यूनिवर्स, बिल्कुल, यानी इसका मतलब होता है कि जो हम सैंपल चुनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो पूरे यूनिवर्स को दिखाने वाला होना चाहिए। ये बात सही है, करेक्ट। और इसके बाद सेंसस मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज मोर एक्सपेंसिव, बिल्कुल सही है। अगर आप संगणना अनुसंधान पे जाओगे तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है रिजल्ट ऑफ बोथ सेंसस एंड सैंपलिंग आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, ये भी एक हद तक सही है ना। आप सैंपलिंग पे डाउट मत करो, ये मत सोचो कि सेंसस मेथड से अच्छा रिजल्ट आएगा। कई बार अगर स्मार्टली सैंपलिंग की जाए तो सैंपलिंग के रिजल्ट फार बेटर भी होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बातें सही है। पहला तो सरासर गलत था, इसलिए इसका आंसर ए है, ज़्यादा सोचो ही मत, ए इसका आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ लिखा है रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स, ऑल यूनिट्स, टिपेट्स टेबल, हेट्रोजेनिटी इन पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आप कुछ सेलेक्टेड इकाइयों का चुनाव करते हो जो पूरे यूनिवर्स को, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगी, तो आप सैंपलिंग की तरफ जा रहे हो, उसको निदर्श या सैंपलिंग कहेंगे। अगर आप अपनी स्टडी में सारी यूनिट्स की स्टडी करते हो तो उसे पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहेंगे। अगर आप रैंडम तरीके से चुनाव करते हो तो उसमें रैंडम नंबर्स का होता है एक तरीका, जैसे पर्ची घुमाना, लॉटरी घुमाना, ड्रम घुमाना एक तरीका होता है। उसी तरह टेबल्स होती है, उसमें टिपेट्स टेबल भी होती है, और वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग में काम आती है। कैसे, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और अगर आपकी पॉपुलेशन में विजातीयता है, एक तो होती है समजातीयता, होमोजेनिटी, तो SRS से काम चल जाता है। पर आपके जैसे कॉलेज में है, हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, यानी वहाँ हेट्रोजेनिटी है, विजातीयता है, तो आपको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग करनी चाहिए ताकि अलग अलग स्ट्रेटा से भी रिजल्ट निकल के आए। अब आपका एक कनेक्ट हुआ B से और 2 कनेक्ट हुआ A से, इसमें अपन देख लेते हैं, एक B से, 2 A से, 3 कनेक्ट हुआ आपका D से और 4 कनेक्ट हुआ आपका C से। तो पहले में ही मेरा काम हो गया, तो इसका आंसर A आएगा। बाकी ऑप्शन में देखो ही नहीं, मेरा पहले ही कनेक्ट हो गया है। तो होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, मैं इस चैप्टर के साथ जस्टिफिकेशन कर पाया हूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारे एफर्ट्स आपको ठीक लगते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। कुछ कमेंट करना चाहें तो बता सकते हैं नीचे, कुछ बात कहनी है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, पढ़ाई कीजिएगा।